चलिए यहाँ देखिए, जो है पहला टेलीग्राफ लाइन जो लंबी दूरी का था वो 1854 में चला। कहाँ से कहाँ तक? याद रखेंगे, कलकत्ता से आगरा के बीच चला था। कलकत्ता से आगरा के बीच, यानी कि ममता बनर्जी से कहाँ चले जाओ, सीधे योगी के पास चले जाओ। ठीक है। अब यहाँ इनाम आयोग तो हम बता ही दिए थे उस वीडियो में। अब डलहौजी का ये बात रहा कि शिमला के साथ डलहौजी का क्या रिलेशन रहा है, शिमला से डलहौजी का क्या रिलेशन रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ देखो, इसका जो रिलेशन रहा है शिमला को लेकर डलहौजी का विवादास्पद रहा है। कई लोग मानता है कि डलहौजी ने शिमला को राजधानी बनाया, कई लोग मानता है कि नहीं बनाया। आखिर सच क्या है, तो यहाँ देखिए जानते हैं हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा सा इधर करते हैं। पहला क्या हुआ कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ, आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ 1814 और 15 में। ठीक है ना। 19वीं सदी की शुरुआती में शिमला और उसके आसपास का जो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी इलाके में नेपाल के राजा जो गोरखा साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जो शिमला है वो नेपाल का जो गोरखा राजा था ना, उसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना। फिर स्थानीय राजाओं की मदद से जनरल जो डेविड ऑक्टिन ने गोरखाओं के हराए। तो गोरखाओं को कौन हराया? डेविड ऑक्टिन ने हराया। उसके बाद नेपाल से पता है कि सुगौली का संधि हो गया, जिससे गोरखाओं पे नियंत्रण स्थापित हो गया। तो देखो ऐसे, तो फिर इसके बाद जब नेपाल आ गया इसके अधीन, तो शिमला भी तो आ जाएगा अंग्रेज प्रभाव वाले क्षेत्र के अधीन। फाइनली फिर क्या हुआ कि इस जमीन का अधिग्रहण किया गया 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, कैथियोल और पटियाला के राजाओं के साथ समझौता करके। कैथियोल हरियाणा का राजा, ये सब के साथ जमीन का बंटवारा करके। और इसके तहत उन्होंने कुछ परगना देकर शिमला के आपस में 12 गांव, आसपास 12 गांव ले लिए और यहाँ पे छावनी स्थापित किए। अब डलहौजी क्या किया है भैया, तो डलहौजी क्या किया था, तो बगाड़ जैसे रियासतों को अपनी हड़प नीति के तहत क्या किया, मिलाया था। लेकिन शिमला का अधिग्रहण युद्ध और संधियों के माध्यम से बहुत पहले ही हो चुका था। लेकिन डलहौजी के समय शिमला के विकास को गति मिला और उनके कार्यकाल में प्रसिद्ध हिंदू तिब्बतन रोड का निर्माण शुरू हुआ। 1864 में आगे क्या हुआ कि जॉन लॉरेंस नाम का आदमी है, वो शिमला को राजधानी बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो मोटा मोटी क्या समझ में आया हमको कि डलहौजी के समय शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बना था। डलहौजी क्या किया था, बस शिमला को हड़प लिया था। बोलोगे तो बोलोगे हाँ, इसका विकास किया यहाँ पे शिमला में। ठीक है ना, इसका विकास किया कि वहाँ पे जाके ठंडे गर्मी के दिन में शिमला में रह सके। ठीक है। तो शिमला में क्या क्या हुआ, एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ। इसके तहत क्या होगा कि नेपाल साम्राज्य में जो गोरखा था, नेपाल में जो गोरखा साम्राज्य था, ठीक है ना, उसको हरा के डेविड ऑक्टेन ने गोरखा को हराया और अपने अंदर शिमला को ले लिया। फिर सुगौली का संधि हुआ, जमीन का अधिग्रहण हुआ 1830 में। फिर डलहौजी जो बघार जैसे रियासतों को हराया हड़प नीति का, लेकिन शिमला का अधिग्रहण तो बहुत पहले हो चुका था। बस डलहौजी क्या किया था, इसका विकास का गति दिया था। तो यही है हड़प नीति के तहत 1850 में डलहौजी द्वारा निम्नलिखित से किन रियासतों राज्य का समामेलन किया था 1850 में। तो 1850 में बघात का किया था। वायसराय ने आधिकारिक तौर पर किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, तो डलहौजी नहीं बनाया था। 1864 में बनाया था, 64 काम किया, 64 में अब शिमला में ही करवा चौथ करेंगे। ये कौन बोला, लॉरेंस बोला था। कैसे याद कराते हैं कि लौरा करेगा ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के शिमला को। ठीक है। शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित हुई, 64 में। यानी डलहौजी इसको आराम स्थल के रूप में केवल प्रयोग किया था, लेकिन जो जॉन लॉरेंस था वही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था शिमला को। अब यहाँ पे ब्रिटिश भारत के दौरान शिमला और डलहौजी के बीच मुख्य प्रशासनिक और ऐतिहासिक संबंध क्या था। क्या शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुआ था इस समय, नहीं, तो बी कट जाएगा। जॉन लॉरेंस के समय हुआ था, एक केवल ये घूमने का साधन के रूप में प्रयोग किया, जहाँ पे सैनिक और अधिकारी लोग
क्या कर सके, घूमे फिरे, गर्मी के दिन में वहाँ पे रह सके, बस यही काम किया था। विच फेमस हिस्टोरिक रूट कनेक्ट द रिलीजियस रीजन नियर द शिमला आर नियर डेलोजी अक्रॉस द रगेट। बताए थे ना, डलहौजी के समय हिंदुस्तान तिब्बतन रोड का विकास हुआ था, जो कि शिमला को हिमाचल वाले रीजन से जोड़ता था। डलहौजी द्वारा भारत में क्या क्या विजय किया गया, तो सबसे पहले तो क्या किया, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, और फिर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। और एक आपको पता है कि हड़प नीति के तहत इन सब का विजय किया, सबसे अधिक विस्तार डलहौजी के समय ही हुआ, और शिमला को भी हड़पा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो याद कराए थे, पंजाबी क्या है, हडल है, मतलब कि हार्डिंग तो कर ही दिया था, अब डलहौजी किया 48 में, और यह पंजाब को विलय करने के लिए, ठीक है ना, पंजाब को विलय करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बर्मा युद्ध के बारे में क्या बताए थे, 26 साल के पांडु वर्मा को अहम है डल और डफ होने का, तो 26 में 1826 में किया था एकदम नेट, फिर 26 साल बाद डलहौजी फिर आंग्ल बर्मा युद्ध करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, देखते हैं, ठीक है। और पेगू का क्षेत्र आंग्ल बर्मा युद्ध से मिला लिया था, ठीक है ना। और डलहौजी क्या किया था कि जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ डलहौजी के समय, तो उस समय क्या किया, पंजाब को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने वाला कौन है, डलहौजी है। और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया, ठीक है। लॉर्ड एरेनबेलो के काल में 1843 में किस जनरल के नेतृत्व में सिंध का विलय हुआ, तो सिंध का विलय हुआ वो कौन किया था, एलेनबरो किया था 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में, ठीक है। बीपीएससी पूछा था वो क्वेश्चन, डलहौजी के काल में भारत की पहली रेलवे यात्रा कब चली, बताए थे 1853 में चला था। एक बार फिर से ट्रिक बोलो तो, TRP, फिर यहाँ लिखाएगा T और यहाँ लिखाएगा BI, ये क्या है 1850 51, ये क्या है आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, इनाम आयोग 1852, फिर रेलवे का 1853, फिर पोस्ट ऑफिस का 1854, पोस्ट ऑफिस का और PW डिपार्टमेंट का, फिर टेलीग्राम को पूरी तरीके से विस्तार किया था 1854 में। तो वही तो बोल रहा है, रेलवे लाइन किन दो स्थानों को जोड़ा था, तो वो जोड़ा था ये मुंबई को थाने से, मुंबई को क्या बोलते हैं, बोरी बंदर बोलते हैं, मुंबई को क्या बोलते हैं, बोरी बंदर। अच्छा, ये दिल्ली और आगरा के बीच में क्या चला था, नहीं दिल्ली आगरा नहीं, कलकत्ता आगरा के बीच में चला था टेलीग्राफ। डॉली जी ने कुशासन का आरोप किस पे लगाया था, तो 1856 में अवध के नवाब पे कुशासन का आरोप लगाया था। 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, याद कराए थे ना, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी ने किस महत्वपूर्ण बर्मा क्षेत्र का विजय किया। अब बर्मा युद्ध को ना एकदम डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है किस समय किस बर्मा क्षेत्र को क्या किया था, लिया गया था, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो बात याद रखो, 1852 वाला समय था, ये डेट लाइन कैसे याद होगा, तो 1826 में यानडूब की संधि हुई थी, इसके एग्जैक्ट एकदम 26 साल बाद 52 में ये काम हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कब किस समय कौन सा हुआ, तो यहाँ पर है देखो दिया हुआ है, 3 वो युद्ध हुआ है आंग्ल बर्मा युद्ध। किस युद्ध में ब्रिटिशर्स को कौन सा युद्ध, किस युद्ध में कौन सा युद्ध के माध्यम से कौन सा क्षेत्र होगा, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र मिला था उसको याद रखें। जैसे कि पता है कि पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब हुआ, 1824-26 के आसपास। कारण क्या था, जो बर्मा सेना है ना उसके द्वारा असम, मणिपुर और कछार पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य में विस्तार करना, जिससे भारत की ब्रिटिश सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो गया। क्या कारण है, तो जो बर्मा सेना है उसके द्वारा असम में, मणिपुर में, कछार पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिलाना, जिससे खतरा उत्पन्न हो गया सीमाओं का। इसका परिणाम क्या हो गया,
तो 2 सालों तक चल रहा जो संघर्ष चलने वाला था ब्रिटिश सेनाओं का, उसने रंगून पर कब्जा कर लिया। कहाँ पे कब्जा कर लिया? रंगून पे कब्जा कर लिया। युद्ध समाप्ति करने के लिए यानदुप का संधि किया 1826 में। प्रभाव क्या हो गया? बर्मा को भारी हर्जाना भरना पड़ा, सबसे पहली बात तो ये हुआ। और अराकान और टेनासिरिम के तटीय क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अराकान और टेनासिरिम के क्षेत्र मिला। पहला वाले में कौन मिला? अनाकान और टेनासिरिम का क्षेत्र। फिर द्वितीय बांग्ला बर्मा युद्ध कब हुआ? 52 में हुआ, डलहौजी के दौरान। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ कि आसानी से ये ब्रिटिश सेना बर्मा को हरा दिया। आज देखो डलहौजी के समय ये वाला क्षेत्र मिला, मर्तवान और रंगून। और जो मर्तवान और रंगून का अधिकार जम लिया, और जो पेगू वाला क्षेत्र है वो भी अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया डलहौजी के द्वारा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या हुआ कि बर्मा का जो राजा था थिबात, वो फ्रांस के साथ, इसका कारण क्या था? व्यापारिक संबंध बना लिया था। अब अंग्रेज को तो डर बढ़ेगा ही, फ्रांस से दोस्ती बनाएगा, यही कारण है। इसमें क्या होगा? इसका परिणाम ब्रिटिश सेना ने आवा पे कब्जा कर दिया, जो बर्मा की राजधानी थी। पहले रंगून पे किया था, अब आवा पे कर दिया। आत्मसमर्पण राजा थिबात को करने के लिए मजबूर किया। इसका प्रभाव क्या हुआ? 1886 में बर्मा का ब्रिटिश भारत में पूरी तरीके से विलय हो गया। ठीक है, तो देखो आवा पे कब्जा तीसरा वाले में हुआ, ये क्षेत्र। डलहौजी के समय मार्तम, रंगून और दक्षिणी हिस्से का जो पेगू है उस पर कब्जा हो गया। और जो आराकान और तेनासीरम क्षेत्र पे कब्जा हो गया। ठीक है, तो अब बताओ डलहौजी का किस क्षेत्र पे कब्जा हो गया था? तो रंगून और पेगू पे, रंगून और पेगू पे। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। तो आराकान पे नहीं हुआ था सर? आराकान पे कब हुआ था? आराकान पे देखो, आराकान पे एडम हर्स्ट किया था, आराकान और टेनासिरिम पे। ठीक है, ये जो तुम सोच रहा है आराकान वाला क्षेत्र, तो इस पे तो कर दिया था एडम हर्स्ट किया था इस पे। अब यहाँ पे देखो डोलॉजी का जो व्यापक सिद्धांत है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है ना, कि डोलॉजी ने हड़प नीति के माध्यम से कब कौन सा क्षेत्र को क्या किया? हड़पा था। ठीक है, देखो इसको तुम ठीक बताएं। सजे सब उलझे ना, सजे सब उलझे ना। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, उसके बाद कौन था? झांसी, फिर नागपुर। अब जो सतारा वो कब हुआ? 1848 में। जैतपुर कब हुआ? जयपुर नहीं, जैतपुर है, 1949 में। संबलपुर भी कब हुआ? 1949 में हुआ। बघाट कब हुआ? 1950 में हुआ। उसके बाद जो है उदयपुर कब हुआ? 1952 में हुआ। और ये झांसी कब हुआ? 1953 में हुआ। और नागपुर कब हुआ? 1854 में, सबसे आखिरी में नागपुर हुआ। डेट देख रहा है, 48 है, फिर 49 दो बार है, फिर 50 है, फिर 51 में कुछ नहीं है सीधे, फिर 52 में है, फिर 53 में है और 54 में है। 50 के बाद 51 नहीं है, 52, 53, 54 है। इधर 48, 49 है। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ का इसमें याद क्या करवाना चाह रहे हैं? तो सतारा के समय वहाँ का कौन सा राजा था विलय के समय? अप्पा साहेब। कैसे याद रखोगे? तो सतारा साहेब। जयपुर के समय कौन था? तो राजा खेत सिंह। तो कैसे याद रखोगे? तो खेत जोता, राजा खेत जोता। तो राजा खेत सिंह जैतपुर। संबलपुर हो गया यहाँ पे, बघाट हो गया यहाँ पे, उदयपुर को वापस लिया हो गया यहाँ पे। झांसी में कौन था? तो गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई। नागपुर में कौन था? तो भोसले वंश था।
नागपुर में कौन था? भोसले वंश था। और ये देखो, ये पॉइंट याद रखो, राजस्थान की करौली रियासत का विलय का प्रस्ताव डलहौजी द्वारा परिषद को भेजा गया था। ये राजस्थान का करौली रियासत है ना, उसका प्रस्ताव भी डलहौजी द्वारा भेजा गया था, किंतु परिषद ने प्रस्ताव को क्या कर दिया था, बोला कि वहाँ पे नीम करौली बाबा रहते, इसी का प्रस्ताव क्या हो गया, मिलाने का असफल हो गया। जो है वो लोग एक सेकंड मना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। डलहौजी के समय जो है, ये सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, याद रखेंगे। एक तो वो वाला था आंग्ल वर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट घटना है। देखो डलहौजी के समय क्या होता है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ये भी देख लेना वीडियो। ये देखो, जो बंदा कौन है, मूलराज द्वितीय है, जो मुल्तान का गवर्नर था। देखो क्या होता है, पहले एक सेकेंड, राणा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि बहुत सारे जो क्षेत्र में थे वो गड़बड़ी होने लगता है। उसी में से क्या था, एक मुल्तान का दीवान था, मूलराज, मुल्तान का दीवान था मूलराज। वो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, विद्रोह कर दिया। तो इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए डलहौजी ने दो आदमी को भेजा, एक पैट्रिक वेंस एंग्रीव और एक एल.टी. एंडरसन। एक पैट्रिक वेंस को और एक ये एंडरसन को भेजा, लेकिन ये मूलराज द्वितीय दोनों को मार गिराया, दोनों को क्या किया, मार गिराया। अब उसके बाद डलहौजी क्या किया, वार का घोषणा कर दिया पंजाब के खिलाफ। क्या किया, वार का घोषणा किया। जब वार का घोषणा किया तो दो वर्ष क्या होता है, भले वार का घोषणा किया, सेकेंड एंग्लो वार का घोषणा किया 48-49 के बीच, अड़ी गया कि अब तो साले तुम मारा है मेरे आदमी को, पैट्रिक लॉरेंस एंडरसन को मारा है, तो रुक तुमसे वार करके रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, 3 वो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ चिनियावाला और बैटल ऑफ गुजरात, जिसको क्या बोलते हैं, आरसीबी का नाम सुने हो, आरसीबी नहीं, ये रॉयल चैलेंजर्स गुजरात है। रामनगर, चिलियावाला और गुजरात का युद्ध, 3 वो युद्ध होता है। जिसमें पहला युद्ध क्या होता है, अनिर्णायक, ये तो 48 में ही होता है, 1848 में, और ये दोनों होता है 1849। ये तीनों युद्ध है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का ही क्या है, भाग है, ये भी याद रखना है। और जो पहला युद्ध होता है 1848 में, तो ये अनिर्णायक होता है, रामनगर में कोई नहीं जीत पाता है। दूसरा युद्ध में जो शेर सिंह होता है, सिखों की तरफ से लड़ रहा होता है, वो बहुत बुरी तरीके से एक गफ नाम का सेनापति होता है, उसको हरा देता है, और ब्रिटिश की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती होता है। गफ एकदम कफ करवा दिया बुलवा के डलहौजी को हरवाने के बाद। बैटल ऑफ गुजरात है, बहुत भीषण होता है, इसमें तोपों का युद्ध भी बोलते हैं, बैटल ऑफ गन्स भी बोलते हैं, क्योंकि गुजरात में रात को गन चलता है। इसमें अंग्रेज का विजय होता है, फाइनली कब्जा करता है, तो ये कहानी रहता है। अब विजय हुआ, कब्जा हो गया बैटल ऑफ गुजरात में अंग्रेज का। उसके बाद क्या किया कि सिख आर्मी सरेंडर हो गए, पंजाब को क्या किया गया, एनेक्स कर लिया गया। और उसके बाद क्या किया गया कि पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए डलहौजी ने 3 आदमी का एक परिषद बनाया, जिसमें एक रखा था किसको, हनी सिंह को, तो मतलब हेनरी लॉरेंस को। फिर उसके भाई को बाद में कमिश्नर बनेगा, जॉनी सिंह को, नहीं कि जॉन लॉरेंस को रखा, और एक और किसी को रखा था, वो नाम याद नहीं आ पा रहा है। लेकिन आपस में प्रशासनिक मतभेद हो जाने के कारण ये क्या हो गया, परिषद को डलहौजी बंद कर दिया, और फिर पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए वहाँ पे एक कमिश्नर का नियुक्ति किया 1853 में, चीफ कमिश्नर का, जिसका नाम है जॉन लॉरेंस, जिसका नाम है जॉन लॉरेंस। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब का विजय किया। आइए यहाँ पे देखो सारा बात लिखा हुआ है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध को बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है डलहौजी के समय। देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है
कि ये जो अपमानजनक संधि हुआ था इसका कारण क्या है? बहरावल का संधि जो अपमानजनक संधि हुआ था उसकी कठोर शर्तें सिख सेना पे थोपी गई थी, लेकिन जनता में अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया? असंतोष हो गया। इसी कारण मुल्तान में विद्रोह हो गया। मुल्तान का गवर्नर कौन था वहाँ पे? पंजाब की तरफ से दीवान मुल्लाज था। तो जब इसको पद से अंग्रेज ने इसको पद से हटाने का विरोध किया तो ये विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए, मुल्लाज विद्रोह को दबाने के लिए जब ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया, किसको भेजा गया था? ये आ, एक थे पैट्रिक वेंस और एक एंडरसन। तो इस दोनों का हत्या कर दिया। कौन मिलके? एक तो मूलराज, अब मूलराज का साथ दे रहा था उस समय राजा शेर सिंह, शेर की तरह लड़ रहा था पंजाबियों की तरफ से, तो इसको मार दिया। उसके बाद डलहौजी को बर्दाश्त नहीं हुआ और डलहौजी जब ये मारा गया, ये दोनों एंडरसन और वेंस एग्न्यू, तो इसके हत्या के बाद डलहौजी क्या किया? अटैकिंग मोड पे आ गया। बोले कि अब तुमको छोड़ेंगे नहीं पंजाब, ठीक है ना। अर्थात उसके बाद क्या हुआ? तीन वो युद्ध हुआ बतेबे किए। आरसीजी नहीं, आरसीबी नहीं, आरसीजी रॉयल चैलेंजर्स गुजरात है ये। पहला हुआ रामनगर का युद्ध 1848 में, ये अनिर्णायक हुआ। दूसरा हुआ चिलिया वाला युद्ध जो कि ये 1849 में हुआ। इसमें क्या हुआ? जो भयंकर हार हुआ, गफ की बहुत आलोचना हुई क्योंकि गफ अंग्रेज को हरवा दिया, ऐसा बकलूल सेनापति था। फिर गुजरात का युद्ध हुआ जिसको तोपों का युद्ध बोलते हैं आखिरी में। इसमें शेर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा अंग्रेज का पूरी तरह। गुजरात के युद्ध के बाद कब्जा हो गया। एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे ये पूछता है एग्जामिनर आपसे कि कौन कौन सा युद्ध जो है सेकेंड एंग्लो वॉर सिख वॉर का हिस्सा रहा है, तो ये सब युद्ध हिस्सा रहा है, ठीक है। आइए फिर युद्ध का परिणाम क्या हो गया ये तो हम बता ही दिए हैं। पंजाब का विजय हो गया। महाराजा दिलीप सिंह को कम आयु था तो उसको कहाँ भेज दिया गया? पेंशन देकर को शिक्षा करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और जिंद कौर से भी अलग कर दिया गया। कोहिनूर का हीरा है जो ब्रिटेन भेज दिया गया। डलहौजी लेके महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। उसके बाद जो प्रशासनिक बोर्ड का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, तो पहले हानी सिंह को बनाया, हेनरी लॉरेंस को उसका प्रमुख, लेकिन 3 सदस्य वाला था। लेकिन बाद में वो क्या हो गया? विघटन हो गया। मतलब जब दिलीप सिंह इंग्लैंड चले गए तो उसके बाद प्रशासनिक मतभेद हो गया डलहौजी का वहाँ मुद्दों को लेके। उसके बाद तो हेनरी लॉरेंस सबको भगा दिया और उसका बड़ा भाई था जॉन लॉरेंस, उसको चीफ कमिश्नर के पद का दिया और लॉरेंस को जॉन लॉरेंस को कमिश्नर का पद दिया, पंजाब का प्रशासन चलाने के लिए बोला। ये पूरा कहानी था। आइए द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध कब होगा? तब बताए थे 1848 में। अड़ गया था डलहौजी कि हम तुमको अब तो कब्जा करेंगे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था कि मूलराज द्वितीय था, वो विद्रोह कर दिया था और 2 अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वो 2 अधिकारी कौन थे? एक थे एंडरसन और एक थे पैट्रिक वेंस। फिर यहाँ पे सेकेंड एंग्लो जो सिख युद्ध था उसके दौरान कौन सी प्रमुख लड़ाई नहीं हुई थी? तो सेकेंड एंग्लो सिख वर्सेस को जो लड़ाई हुई थी उसका ठीक पता है, रॉयल चैलेंजर्स गुजरात। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, बैटल ऑफ गन्स, ये हुआ था 1848 में और ये दोनों हुआ था 1849 में। इसमें से कौन होगा? तो मुकद्दी का युद्ध ये हिस्सा नहीं है, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ देखिए किस लड़ाई को बैटल ऑफ गन्स या बैटल ऑफ तोपों की लड़ाई बोला जाता है? तो गुजरात के युद्ध को, क्योंकि गुजरात में रात में क्या चलता है? तोप। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध की समाप्ति पर पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया गया? तो 1849 में किया गया था। युद्ध के बाद पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह के साथ क्या किया? तो युद्ध के बाद पंजाब के अंतिम महाराजा थे दिलीप सिंह, इनको कहाँ भेज दिया गया? तो इनको इंग्लैंड भेज दिया गया पेंशन देके, ठीक है। अब यहाँ देखो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया।
तो वह कौन सा युद्ध था जिसे ब्रिटिश इतिहास में सबसे भयानक और निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है? तो भाई सबसे भयानक माना जाता है अनिर्णायक युद्ध है तो वो है चिलिया वाला युद्ध, क्योंकि चिलिया वाला युद्ध में इसमें अंग्रेजों का हार हो गया था और गफ जो है, गफ को शेर सिंह बुरी तरीके से पराजित करके गफ बना दिया था पूरा। किसे बैटल ऑफ गन्स बोला जाता है? गुजरात की, क्योंकि गुजरात में गन चलता है रात में। अब उसके बाद जो मुल्तान का में जो दो ब्रिटिश अधिकारी थे, पैट्रिक वेंस और विलियम एंड्रयूस की हत्या के बाद जो सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध की शुरुआत हुई, यह घटना किस वर्ष हुई थी? ये घटना हुई थी, ये सब 1847 में हुई थी, 48 में हुई थी। ठीक है, अब जो दो मरने वाला अधिकारी है ना, उसके ऊपर सवाल से पूछ रहे हैं हम। ठीक है, जो रामनगर बैटल के बाद जो किस नदी को युद्ध पर लड़ा गया? रामनगर बैटल लड़ा गया चेनाब नदी पे। सतलुज नहीं मार देना। रामनगर युद्ध में किस सिख सेना के नेतृत्व में, जिसने ब्रिटिश कमांडर गफ की सेना के पीछे हटने के लिए मजबूर किया? तो गफ को कौन हराया था? कफ किया। तो गफ को कफ कर दिया शेर सिंह, छक्का छोड़ा दिया। ये मूल द्वितीय के साथ थे शेर सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर है कि मुल्तान का दीवान जो था वो दीवान मूलराज द्वितीय था, विद्रोही गवर्नर था। ठीक है, दीवान मूलराज द्वितीय, ये ब्रिटिश जनरल को आत्मसमर्पण कब किया? तो ये किया था, अच्छा अब बोल रहा है कि अंग्रेजों का विष कौन पूरा किया था? जनरल विष पूरा किया। जनरल विष ने किलाबंदी कर दिया पूरी तरीके से, और अंग्रेजों को 1949 में जो गुजरात का बैटल हुआ उसमें भूमिका बोला जाए तो जनरल विश का था, जो अंग्रेजों को साथ दिलवाया। गफ तो हरवा दिया था चिलिया वाला युद्ध में, याद है ना? गुजरात के युद्ध में 21 फरवरी 1849 में सिख सेना ने पूर्ण पराजय के बाद सिख सेना ने किस स्थान पर औपचारिक रूप से हथियार डाल दिए? तो गुजरात के बाद लोग कहाँ पे हथियार डाल दिया था? रावलपिंडी में। कि रावलपिंडी में ही एक तरीके से क्या किया? शेर सिंह आत्मसमर्पण किया। और वो कोडवानी में कौन प्रमुख भूमिका निभाया? जनरल विश। पंजाब के विलय के बाद, पंजाब का जब विलय हो गया तो वहाँ प्रशासन चलाने के लिए 3 सदस्य वाले प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया गया। बिल्कुल, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो पहले आया, देखो इसमें कन्फ्यूजन होता है, जॉन लॉरेंस के हेनरी लॉरेंस, तो होगा हेनरी लॉरेंस। क्या होगा? हेनरी लॉरेंस। तो पहला आया था हनी सिंह आएगा, फिर उसका भाई जॉनी सिंह आएगा, जॉन लॉरेंस आएगा, बाद में ये चीफ कमिश्नर बनेगा जॉन लॉरेंस। लेकिन जो 3 वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना था उसका हेड था हेनरी लॉरेंस। अब देखिए इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस में। हेनरी लॉरेंस का नाम कब आता है? तो तुरंत पंजाब का 3 वो जो बोर्ड बनाया था उसका अध्यक्ष था हेनरी लॉरेंस, उसमें अन्य सदस्य थे जॉन लॉरेंस और एक थे चार्ल्स मेंसेल्स। देखो इन्हीं का नाम चार्ल्स मेंसेल, चार्ल्स मेंसल, इनका नाम हम बोल रहे थे चार्ल्स मेंसेल का। ठीक है, वेरावल की संधि के अनुसार पंजाब का प्रशासन बेसिक रेजिडेंट में चलाना था। अंग्रेजों का आरोप था कि ये जो मूल द्वितीय है वो व्यवस्था का उल्लंघन किया, अब ब्रिटिश रेजिडेंट के सलाह के बिना शासन चलाया। अच्छा, जॉन लॉरेंस कौन था? तो जॉन लॉरेंस क्या था? बाद में आया था, जो पंजाब का चीफ कमिश्नर बना। अच्छा, 3 बोर्ड में कौन कौन शामिल था? एक जॉन लॉरेंस भी इसमें शामिल था, हेनरी लॉरेंस का प्रमुख था, चार्ल्स मेंसेल्स का नाम याद रखिए, चार्ल्स मेंसेल्स। ये तो पता ही दिए ना दोस्त, चलो फिर से बता देते हैं। द मर्डर ऑफ वैन एग्न्यू और एंडरसन कब हुआ था? द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। इन विच ईयर पैट्रिक वेंस और एंडरसन का मर्डर हुआ? तो वो हुआ था 1848 में। अब यहाँ पे कौन जो इन्वॉल्व था, कहाँ का मुल्तान था इन्वॉल्व था? मुल्तान दीवान मुल्लाज। अब यहाँ पर है 1848 में इस दोनों को कहाँ पर भेजा गया था चार्ज लेने के लिए? तो बताओ, सोचो कहाँ पे? भाई मुल्तान भेजा गया था। तभी तो, क्यों भेजा जाएगा मुल्तान? क्योंकि विद्रोह कहाँ कर रहा है। मुल्तान का जो दीवान था वो कौन था? मूलराज द्वितीय जो था
मुल्तान गए तो दीवान था, यहीं पे ना विद्रोह हुआ था मुल्तान में, तो मुल्तान में ही ना भेजेगा है, तो इन दोनों को खात्मा भी हो गया मुल्तान में, मिट्टी में मिला दिया मुल्तान में। अब यहाँ पे युद्ध में हार और आंतरिक असंतोष के कारण 1853 में बर्मा के किस राजा को उनको सौतेले भाई बिंडन मिंग दिन को गद्दी से हटवा दिया। तो देखो 1853 में माला विद्रोह के माध्यम से बिंडन मिंग दिन को किंग पांगन, पता नहीं क्या क्वेश्चन से पढ़ लेना। अच्छा, सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ डलहौजी के समय 1852 में। उसका तत्कालीन शुरुआत क्रिस ब्रिटिश नौसेना अधिकारी द्वारा रंगून का तटबंदी के कारण हुआ। मतलब ब्रिटेन ही खचरा किया था नौसेना बंदी करके नौ तट को। उसका नाम था कॉमडोर लैम्ब्रेट, कॉमडोर लैम्ब्रेट, लबड़ लबड़ कर दिया कॉमडोर लैम्ब्रेट। यहाँ पे बोला जो सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध हुआ था ना, उसके बाद डलहौजी को किस तिथि ने आधिकारिक तौर से पंजाब का विलय किया। तो मारा पंजाबी लोग को मार्च 1849, एक साल बाद। सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध की शुरुआत करने वाला मुल्तान का विद्रोही रूप से किन दो अधिकारियों की हत्या के बाद भड़का गया था। भाई दोनों का नाम बहुत रिपीट हो रहा है, याद है ना, एग्न्यू एंडरसन। ब्रिटिश थल सेना का नेतृत्व किसने किया सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध में। तो हेनरी गॉडविन ने किया, हेनरी गॉडविन ने किया। फिर रंगून की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने प्रसिद्ध सेडांग पेडोगा पर तोपों पर हमला किया था। बिल्कुल 1852 में ब्रिटिश सेना ने सेडांग पेडोगा पर हमला किया, जिससे बर्मा सेना को पीछे हटना पड़ा। अब ये देखो ये वाला 8 अप्रैल 1852 को द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत हुई। तब ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले किस बर्मा पोर्ट पे कब्जा किया था, बताओ। सबसे पहले पूछ रहा है, सबसे पहले देखो इसका ट्रिक है। ये सबसे पहले होता होगा मर्ताब, मर्ताबन। इसका ऐसे ट्रिक हम बनाए हैं सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध में कहाँ कहाँ ये कब्जा कर रहा है। तो मत रो पेगू तू प्रेम में, मत रो पेगू, पेगू नाम कोई आदमी उसको बोल रहा है, तू प्रेम में मत रो। मत से क्या होगा मर्तबान, रो से क्या होगा रंगून, पेगू से क्या होगा पेगू, प्रेम से क्या होगा प्रोम। ये ऐसे ऐसे क्षेत्र में कब्जा किया। तो मत रो पेगू प्रेम में, याद रहेगा। अच्छा, पहली भिड़ंत सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध में कहाँ पे हुआ था बताइए। तब बताए ना भाई, रॉयल चैलेंजर्स गुजरात, रामनगर युद्ध में, फिर चिलियावाला में। अब यहाँ पर है, बोल रहा है कि चिलियावाला युद्ध में कौन सा सैनिक जो है ब्रिटिश सेना को हरवा दिया। तो गफ, कैसे याद करेंगे। तो चिलियावाला युद्ध में इतना चिलवाया डलहौजी को कि गफ एकदम पूरी तरीके से गफ करवा दिया। अब यहाँ पे डलहौजी ने सिक्किम के एक हिस्से का विलय इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे शासक को 2 ब्रिटिश डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। बिल्कुल, देखो ये वाला डॉलर। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तराधिकार की कमी का उल्लेख करता है, लेकिन मुख्य ऐतिहासिक तथ्य यह है कि वहाँ पे ब्रिटिश डॉक्टरों एक कैंपेबल थे और एक हुकर थे। बताओ, एक कैंपेबल बेल का रस निकालने गए थे, यहाँ हुकर में बेल का रस बनाने गए थे। तो इनके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो डलहौजी साला पूरा सिक्किम को ही हड़प लिया, बेल का रस कुकर में नहीं बनाने दिया। डलहौजी के कार्यकाल के दौरान सेना ने किस विशिष्ट समुदाय के रेजिमेंट का गठन और विस्तार किया जो बाद में ब्रिटिश सेना की रीढ़ बनी। तो बताए थे ना, शिमला गोरखा रेजिमेंट का गठन किया था। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट से बहुत प्रभावित हुआ था। डलहौजी ने भारतीय सेना का मुख्यालय और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कहाँ स्थापित किया था, शिमला
ऐसे तो किया था आपको 1664 में करवा चौथ करने के लिए जॉन लॉरेंस किया था, लेकिन इसका नाम भी आता है। डलहौजी ने बंगाल में तोपखाने के मुख्यालय को बंगाल अटारी तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाकर मेरठ कर दिया। तो ये स्टेटमेंट सही कि गलत है? तुम बोलोगे हाँ सही है। अरे तुम सोचो ना, तभी तो जो मेरठ है बाद में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र भी बना, क्योंकि वो सारा तोपखाना ले जा गया था कहाँ पे, कलकत्ता से मेरठ ले गया था, तभी तो वहाँ पे सेना जाते थे और 1857 का विद्रोह हुआ। ऐसा लॉजिक से याद रखो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने वाला सबसे पहला कौन है? तो हमारा हिंद का सितारा सबसे पहले विलय हुआ अप्पा साहब 1848 में। अच्छा, विलय का ऐसे याद है तुमको? 48 है सर, फिर 49 दो बार है सर, फिर 50 है सर, फिर 51 नहीं है सर, फिर 52 है, 53 है, 54 है, ऐसे करके है। सेकेंड एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान डलहौजी ने किस महत्वपूर्ण बर्मा क्षेत्र का विलय किया था? तो बताओ, रंगून और पेगू का विलय किया था। 1853 में डलहौजी ने हैदराबाद के निजाम को सैन्य खर्चों के भुगतान के बदले किस समृद्ध कपास उत्पादक क्षेत्र को सौंपने के लिए मजबूर किया था? अब ये देखो, चलिए अब यहाँ देखिए, तो इसका आंसर होगा बरार। डलहौजी क्या है, हैदराबाद के निजाम को एक संधि करने के लिए सबसे पहले तो मजबूर किया। याद है, हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले ब्लेजली सहायक संधि किया था, लेकिन इससे भी एक संधि करने के लिए डलहौजी भी मजबूर किया। ठीक है, निजाम पर क्या कहा कि जो ब्रिटिश कॉन्टिजेंट है, ब्रिटिश सेना है, उसके रखरखाव का भारी कर्ज बकाया था। अरे इसका सोचो, वहाँ से ब्लेजली के सहायक संधि से पैसा देना था ना सेना को रख रखाव के लिए, तो इस पे आरोप लगाया कि आप पे एक कॉन्टिजेंट डेप्ट है, कर्ज है। अब बोला कि आप भुगतान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो आप क्या कीजिए निजाम जी, आप आपका जो समृद्ध कपास उत्पादक क्षेत्र बराड़ है ना, वो अंग्रेजों को सौंपना होगा। अब ये भी क्या करे बेचारा, ये भी बराड़ देके अपना इस कर्ज से क्या ले दिया, फरार हो गया। बराड़ देके कर्ज से फरार, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बराड़ देके कर्ज से फरार हो गया। अब यहाँ पे किसने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ? मतलब अफगानिस्तान का संबंध किससे बताए थे ना, ऑकलैंड से। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? तो यहाँ पे क्या क्या था, किसको दूसरा जिब्राल्टर बोला? तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है, तारा सुतारिया को बोला। अब एक बार की बात है कि विलियम बेंटिक ने, अच्छा ये विलियम बेंटिक ने प्रेस की स्वतंत्रता कब प्रदान की? तो 1835 में, काम 35 किया। और एक 1818 में भी तो कुछ ऐसा हुआ था, कौन किया था? कोई ना, तो कोई हटाया था, सेंसरशिप एक्ट 18+ का हुआ था। तो डलहौजी ने किस काल में भारत के गवर्नर जनरल थे? तो सोचो, 1848 से 54, ठीक है। सी, ठगी और डकैती विभाग का प्रथम अधीक्षक कौन थे? तो बताया थे, ठगी प्रथा को बंद किया था विलियम बेंटिक। बताओ कौन होगा? चार्ल्स मेडकॉफ होगा, चार्ल्स नेपियर होगा, तो सिंध विजय का है। लॉर्ड मैकाले होगा, नहीं, स्लीमैन, विलियम कैप्टन हैरी स्लीमैन।
अब यहाँ पे देखो, लॉर्ड एरेनबलो 1843 में किस जनरल के नेतृत्व में सिंध का विलय किया? बताओ, सिंध का विजय किसके नेतृत्व में किया? तो चार्ल्स नेपियर, याद रहेगा। अब यहाँ पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में किन सिख सेनापतियों ने विश्वासघात ने अंग्रेजों की जीत सुनिश्चित की? बताओ, मतलब बोल रहा है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, तो इसमें कोई सेनापति था जिसमें अंग्रेजों का जीत क्या किया, सुनिश्चित किया। तो एक लाल सिंह और एक तेजा सिंह, लाल सिंह और तेजा सिंह। बताओ, लाल सिंह चड्ढा इतना तेज निकला कि धोखा दे दिया, ठीक है, और सिखों को जितवा दिए, किसको? उसको। स्लीमैन, ठगी प्रथा, स्लीमैन, ठग स्लीमैन। कैसे याद रखेंगे यार, ठगी प्रथा स्लीमैन किया, याद करना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? बहुत सिंपल है, 1833। पहला मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश कौन किया? तो विलियम बेंटिक, याद है? कैसे बताते हैं? बेंटिक ने मेडिकल कॉलेज में टीका दिया। किसको टीका दिया था? आपको फिगर बना के बताए थे, भैंस को टीका दिया बेंटिक। 1856 में गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। मतलब ये सीपीओ में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। किसने 1856 में यह घोषणा किया कि बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट होंगे? तो 1856 में कौन होगा? कैनिंग घोषणा करेगा, क्योंकि जो डलहौजी का टाइम पीरियड है वह 48 से 54 तक ही है। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया। कब? देखो, तो बहुत सारे राजाओं का है ना, ये एक स्वयंवर टाइप का आयोजित किया गया। ये सब राजा अपना अपना समस्या बताइए। क्यों सुन रहा है ये राजा का? क्योंकि बेंटिक क्या है? उदार आदमी है, उदारवादी है। तो 1832 में राजाओं ने अपना बत्तीसी दिखाया। अब हम लोग पहुंच गए हैं लॉर्ड कैनिंग की ओर, जो भारत का पहला वायसराय बना 56 से 62 की ओर। आइए, लॉर्ड कैनिंग क्या क्या काम किया ये देखते हैं। तब इसने प्रशासन के क्षेत्र में क्या काम किया? तो यहाँ देखो, जो कैनिंग है ना, तो कैनिंग क्या किया? घोषणा किया। कब घोषणा किया? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में वो घोषणा किया कि अब से कंपनी का शासन समाप्त और महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन रहेगा। कहाँ पे किया था? तो इलाहाबाद में किया था। कब किया था? 1 नवंबर 1858 को किया था। क्यों किया था इलाहाबाद में ही? क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया हुआ था और घोषणा यहीं पर किया था कि अब से महारानी विक्टोरिया के हाथ में सारा शासन चला गया और कंपनी शासन क्या हुआ? समाप्त। और ये पहला वायसराय बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूरी तरीके से समाप्त करने का बात कहा किया। कौन किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पूरी तरीके से समाप्त? तो ये कैनिंग किया। बोला कि अब हड़प नीति नहीं चलेगी। भारत में पोर्टफोलियो विभाग प्रणाली की शुरुआत किया। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से, इसके माध्यम से अलग अलग मंत्रियों को सौंपने का आधुनिक कैबिनेट प्रणाली शुरुआत किया। ये कदम देखा जाए तो एक प्रकार से विकेंद्रीकरण की तरफ था, जो 1773 में आपको केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। पोर्टफोलियो दे दिया, मतलब एक काम को बहुत लोगों में बांटा जा रहा है, ठीक है। आर्थिक सुधार क्या किया था? तो ये भारत में पहला इनकम टैक्स लाया। कैनिंग कैन इम्पोज इनकम टैक्स कब लाया था? 1860 में, और 5% इनकम टैक्स भी लगाया था। अब याद रखेंगे, 60 में अब एक साथ बहुत सारा इनकम टैक्स लगेगा। फिर से कागजी मुद्राओं का प्रचलन किया, पेपर करेंसी का प्रचलन किया। भारत में सरकारी नोटों का प्रचलन किया, ठीक है।
अब याद रखना है कि आपसे पूछा जब भारत का पहला ऑडिटर जनरल कौन था, तो एडवर्ड डॉर्मंड बना था। एडवर्ड डॉर्मंड बना था ऑडिटर जनरल। कौन बना था? एडवर्ड डॉर्मंड बना था। सामाजिक और शैक्षणिक सुधार भी किया। सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसके समय पारित हुआ। इसके तहत विधवा विवाह को क्या किया गया? समाज में सिक्योरिटी मिला। और शैक्षणिक सुधार के अंदर ये क्या कहा था कि जो 3 वो यूनिवर्सिटी है उसका स्थापना कराए 1857 में। देखो, ये जो वुड स्वेच है 1854 का है। यूनिवर्सिटी जो स्थापना हो रहा है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में 1857 के विद्रोह के दौरान कैनिंग के समय हो रहा है। नोट, विद्रोह के समय तीनों यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापना। इसी कारण कहा जाता है शिक्षक की गोद में प्रलय और विद्रोह दोनों जमता है। सैन्य सुधार और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, 1857 का विद्रोह को दबाने में काम आया। इसको क्लेमेंसी कैनिंग की उपाधि दी गई क्योंकि उदार कैनिंग के कारण, क्योंकि ये बहुत सारे माफ़ी की नीति अपनाया था, हड़प नीति को हटाया, कैदी को रिहा कराया। ब्रिटिश अधिकारियों के मजाक में उन्हें क्लेमेंसी कैनिंग कहा गया। ये सेना का पुनर्गठन किया था। नील विद्रोह इसी के समय हुआ था और सन्यासी विद्रोह पहले हो गया था डलहौजी के समय। और क्लेमेंट क्या है, न्यायिक सुधार क्या क्या किया क्लेमेंट? तो ये 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। इसके तहत कंपनी का शासन अंत हुआ और गवर्नर जनरल का पद सृजन हुआ। इसी के समय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट एक्ट आया 1861, लेकिन स्थापना हुआ इसके 1 साल बाद 1862 में दिल्ली में, मद्रास में, बंगाल में और बॉम्बे में। जो इलाहाबाद कोर्ट है ये सब स्थापना, हाँ बोलो ना, 1866 में। आ जाओ इधर, ये हो गया, ठीक है। 1861 के माध्यम से 62 में स्थापना। फिर से दंड संहिता और प्रक्रिया निर्माण। फिर क्या है? दंड संहिता और प्रक्रिया निर्माण। उसने क्या किया? अच्छा, कैनिंग के समय ही भारतीय दंड संहिता आईपीसी आया 60 में और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आया 61 में। तो कैसे याद करेंगे? आईसी 60, आईपीसी, सीआरपीसी 60, 61। फिर कैनिंग के समय ही भारतीय परिषद अधिनियम आया 1861। इसके माध्यम से पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत हुआ, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार हुआ। कैनिंग ने पहली बार 3 भारतीयों को, पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव, इनका नाम हम लोग हमेशा भूल जाते हैं, दिनकर राव का, ये विधान परिषद में मनोनीत किया क्योंकि भारतीय लोगों का हिस्सेदारी बढ़ाना था, विद्रोह ना हो इस कारण। अब लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब आया था? तो 1872 में, मेयो के समय। अब कैसे याद करें? तब मेयो 72 वर्ष साक्ष्य देगा किसी बात का। अब यहाँ देखो, 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर सत्ता ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। बिल्कुल, इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली मंत्रिमंडल व्यवस्था का शुरुआत हुआ? तो 1861 के अधिनियम से, ठीक है। भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लगाया गया? तो 60 में एक साथ बहुत सारा कैनिंग ने टैक्स लगाया। फिर से यहाँ पर है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी? कलकत्ता में हुई, बॉम्बे में हुई, मद्रास में हुई, इलाहाबाद में नहीं हुई। विद्रोह के दौरान हुआ था विश्वविद्यालय की स्थापना। हिंदू विडो रिजमैरेज एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 57 नहीं कर देना, 56 में ही लागू हुआ। देखो, इसका मसौदा तैयार किया था डलहौजी ने, लेकिन लागू जो हुआ वो कैनिंग के समय। फिर से आपको बात याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग उसके उदार दृष्टिकोण के कारण
जो विद्रोही उसके प्रति नरम बरतने के कारण उसको कौन सा टाइटल देते थे, तो क्लेमेंसी कैनिंग देते थे, क्योंकि वो उदार दृष्टिकोण था। कैसे उदार था इसको गिना सकते हैं, तो हड़प नीति करवा दिया। जो प्रशासन है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को शामिल किया। फिर 1857 के विद्रोह के बाद उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए क्लेमेंसी कैनिंग इनको बोला गया। फिर से लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत का पहला बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया। बताया था ना, जेम्स विल्सन प्रस्तुत किया था, एक साथ बहुत सारा बजट प्रस्तुत किया। 1860 याद रहेगा। राजाओं को गोद लेने का अधिकार छीनने वाला डलहौजी की हड़प नीति किसने पूरी तरह बंद कर दिया, जो उदारवादी था, लॉर्ड कैनिंग। ऐसे भी बंद करना था विद्रोह के बाद। फिर से यहाँ पर है, इन विच ईयर द 3 मेजर यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ, तो 1857 के विद्रोह के दौरान सेटअप हुआ। लेकिन इसका जो मसौदा तैयार हुआ था वो डलहौजी के समय 1854 के डिस्पैच से आया था। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना कन्फ्यूजन होता है। इस सवाल को अगर पढ़ेंगे कि 1 नवंबर 1858 को जो क्वीन प्रोक्लेमेशन किया रानी विक्टोरिया के नाम से कैनिंग किया, वो घोषणा कहाँ पे पा रहा था 57 के विद्रोह के बाद। तो आदमी को लगेगा कि दिल्ली होगा, नहीं भाई। फिर लगेगा कलकत्ता हो सकता है, नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद में ये घोषणा हुआ था कि अब से जो कंपनी का शासन है बंद होगा। इस चीज़ को कैसे याद रख सकते थे, देखो मैंने यहाँ लिखा है। सोचो उस समय कैनिंग कहाँ पे था, तो घोषणा भी वहीं से किया होगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह के दौरान कैनिंग इलाहाबाद को अपना सैन्य मुख्यालय बनाया था। इसलिए दिल्ली से आप कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला जो अध्यक्ष है, डायरेक्टर कौन बना था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम बना था। उसके बाद जो आपको याद रखना है इसके बारे में, जो पेपर करेंसी एक्ट है वो 1861 में आया। याद कराए थे, सी से करेंसी, सी से कैनिंग, 1861 पेपर करेंसी एक्ट। ये हमको याद नहीं है कि पेपर करेंसी एक्ट, ये पेपर करेंसी एक्ट है वो कैनिंग के समय आया, ठीक है। कैनिंग के समय तो बहुत सारा एक्ट आया था, तो पेपर करेंसी एक्ट कैनिंग के समय आया। वो क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोनोपोली था जो करेंसी इशू करने का, वो एंड किया और इश्यू ऑफ नोट्स बाय द प्राइवेट बैंक। इंडियन मोनोपोलिनेशन तो मतलब जो प्राइवेट बैंक या प्रेसिडेंसी जो नोट करेंसी छापते थे उसका बंद किया। और ठीक है ना, तो ये बात याद रखेंगे। ये है पेपर करेंसी एक्ट कि प्राइवेट लोग नहीं छाप सकता है नोट। तो 1861 ये चीज़ याद नहीं है हमको, याद करो। 1861, ठीक है। अब ये बड़ा सवाल देखो, 1861 में लॉर्ड कैनिंग जो है नॉमिनेट करता है 3 आदमी को नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 आदमी को जोड़ता है, एक तो राजा, बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को और दिनकर राव को। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि 1861 का जो पोर्टफोलियो एक्ट आया, इसके माध्यम से कैनिंग गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया और इसमें 3 भारतीयों को भी शामिल कर लिया, जो कि केंद्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम की ओर देखा जा सकता है। इसके बाद है, व्हाट सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन डिड बंगाल रेंट एक्ट 10 प्रोवाइड टू द फार्मर्स। तो क्या वो मतलब कि बंगाल रेंट एक्ट है 1859 का, उसके तहत क्या होता है, तो टेनेंसी राइट जो है पीजेंट्स को दिया जाता है, वो ऑक्युपाइड लैंड फॉर 12 कंजिक्यूटिव ईयर। अगर 12 साल तक आप किसी ज़मीन पे आप
खेती करते हैं तो वो ज़मीन आपका हो जाएगा। तो वो जो है रेंट एक्ट है, इसके तहत दिया जाता है। द इंडिगो रिवॉल्ट क्या है? द इंडिगो रिवॉल्ट, द इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 60 के बीच में was a major uprising against the British planters in which presidency date occurred during the कैनिंग tenure। जो इंडिगो रिवॉल्ट है वो पता है कैनिंग के समय हुआ है, ठीक है ना। डलहौजी के समय सन्यासी, कैनिंग के समय नील विद्रोह बंगाल प्रेसिडेंसी में। अच्छा, ये कौन सा क्या था कि बंगाल टेनेंसी एक्ट, रेंट एक्ट 1859 में पास हुआ, 12 साल वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो वाइट कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन है। याद है वाइट कम्युनिटी एक और कैनिंग के समय भी हुआ था 1858 में, जस विद्रोह के बाद यूरोपीय सोल्जर के द्वारा। उसका मेन ग्रीवांस क्या था? तो भाई उसका मेन ग्रीवांस ये था कि जब the lack of एरी इंस्टॉलमेंट बॉनिटेड ड्यूरिंग द ट्रांसफर टू द क्राउन। तो जब जो शासन है कंपनी से जाके क्राउन की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे इनको जो कुछ मिलता था एक्स्ट्रा पैसा, वो नहीं मिल रहा है, इसके कारण हुआ। देखो क्या कारण है, याद रहे जो कैनिंग है, कैनिंग के समय भी श्वेत विद्रोह हुआ 1859 में, क्योंकि जो कैनिंग के समय जब महारानी विक्टोरिया आई तो वो सैनिकों का भत्ता का जिक्र नहीं की, तो सैनिकों के भत्ता का जिक्र नहीं की, यही बात याद है। लोवरिंग द बाटा, एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं। बाटा को लेकर किसके समय हुआ था? तो बेंटिंग के समय हुआ था, तो ये चीज़ नहीं होगा। क्राउन का जैसे शासन चेंज हो रहा है तो उनका जो भत्ता का जिक्र है वो जिक्र नहीं किया गया। मतलब कंपनी तो जिक्र करता था, क्राउन जिक्र नहीं की। अब यहाँ पे देखिए भारत में किस संहिता का नाम वर्तमान में बदल कर क्या हो गया है। जो आईपीसी है वो 1807 में आया, अब इसका नाम हो गया बीएनएस, 2024 से लागू। सीआरपीसी है वो 1861 में आया, इसका नाम अभी चेंज हो गया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये भी 2024 से लागू जुलाई में। भारतीय साक्षरता अधिनियम मेयो के समय आया 1872 में, इसका नाम हो गया है बीएसए, भारतीय साक्षरता अधिनियम, और ये 2024 से आया भारतीय साक्षरता अधिनियम। अब क्या है, लॉर्ड एलिगन सेकंड, लॉर्ड एलिगन सेकंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो बहुत लेट में आता है लॉर्ड एलिगन सेकंड, ठीक है, एक सेकेंड, यहीं तक रखते हैं फिर आगे